हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं विलियन सॉल्यूशंस। हिंदी में पढ़ रहे हैं विलियन। तो विलियन की पिछली क्लास में हमने पिछली जितनी भी क्लासेस हुई है हमारी, उसमें हमने क्या डिस्कस कर लिया है? कंसंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता पद, हमने मोलरता सीख लिया, हमने नॉर्मलता सीख लिया। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मलता, है ना। तो फॉर्मेलिटी फटाफट स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? पिछली क्लासेस में एक वो नॉर्मेलिटी वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें कहा था, उसको चेक कर लेना, वो सही था, है ना। जो क्वेश्चन बुक में था उसमें थोड़ा क्वेश्चन ही डिफरेंट था, इसलिए उसका आंसर डिफरेंट था। अपन ने जो क्वेश्चन लिखा था, क्योंकि हैंड रिटन था ना, तो वो क्वेश्चन सही था, आंसर भी सही था। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, आगे बढ़े। तो देखो, आज का टॉपिक है फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी को हिंदी में कहते हैं बेटा फॉर्मलता। क्या फॉर्मेलिटी? हिंदी में फॉर्मेलिटी को क्या बोलने वाले हैं? फॉर्मलता। अब ये क्या नई चीज़ है भाई फॉर्मलता? तो ये है मोलरता ही, तो फिर मोलरता है तो नाम क्यों नया दे दिया? लेकिन मोलरता में मोल्स उसके जो अणु हैं, भार बटा अणु भर। फॉर्मलता में फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब जो अणु नहीं है, जैसे अभी आपके सॉलिड स्टेट कोर्स में नहीं है ना। पहले क्या था, सॉलिड स्टेट सिलेबस में होता था। तो जैसे मान लो NaCl क्या होता है? Na+Cl माइनस सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड है ना, एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है। मतलब ऐसे नहीं होता कि एक ही Na आयन होता है, एक ही Cl माइनस होता है, नहीं, है ना। जब हम उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखेंगे, क्रिस्टलीय संरचना देखेंगे, तो हम देखेंगे एक सोडियम प्लस बहुत सारे Cl माइनस से घिरा होता है, और एक Cl माइनस बहुत सारे सोडियम प्लस से घिरा होता है ना। हालांकि 6 और 6 होता है, समन्वय संख्या 6:6 होती है। एक सोडियम प्लस के चारों तरफ 6 Cl माइनस होते हैं, और एक Cl माइनस के चारों तरफ 6 सोडियम प्लस होते हैं। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उसकी समन्वय संख्या 6:6 होती है। तो वो तो इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि NaCl एक अणु नहीं है, NaCl एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है। जैसे H2O जल का अणु है, तो मैं उसको स्टडी कर सकती हूँ। ओ सेंटर में 2 हाइड्रोजन तय बंद लंबाई इतनी है, संकरण ये है, वो सब मैं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि वह सहसंयोजक यौगिक है, उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन NaCl जो है वो आयनिक यौगिक है, वो क्रिस्टलीय यौगिक है ना। उसमें ये नहीं कि एक NaCl को स्टडी करना है, नहीं, एक प्रॉपर क्रिस्टल को स्टडी करना है। तो वो एक सूत्र है, समझे मेरी बात समझे? तो जो आयोनिक कंपाउंड है ना बेटा, उसको हम क्रिस्टल मानते हैं, उसको सूत्र भार मानेंगे। उसका अणुभार नहीं होता, उसका सूत्र भार होता है। ठीक है, और ये वही तो कह रहा है कि आपने मान लो नमक घोला पानी में, है ना, तो नमक घोला तो वो सूत्र भार है। आई बात समझ में? तो सूत्र भार कितने घोलते हो 1 लीटर विलियन के अंदर, कितने ग्राम सूत्र भार घोलते हो, वो फॉर्मल था। ग्राम अणुभार घोलते हो तो वो मोलर था। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके भाई, फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन हो गया कि भाई 1 लीटर विलियन में, है ना बेटा, सॉल्यूशन तुम्हारा 1 लीटर है, 1 लीटर विलियन में विलेय के, 1 लीटर विलियन में विलेय के ग्राम सूत्र भारों को, ग्राम सूत्र भारों को, है ना, या ग्राम सूत्र भारों की संख्या को, ठीक है, क्या कहते हैं? फॉर्मलता कहते हैं। ठीक है भाई, फॉर्मेलिटी 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने ग्राम सूत्र भार। फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, तो मैं कहूंगी विलेय के ग्राम सूत्र भार, है ना, ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम सूत्र भार। ठीक है, अपॉन, तो हम कहेंगे अपॉन विलियन का आयतन। 1 लीटर की बात कर रहे हो ना, तो विलियन का आयतन, और आयतन हमारा लीटर में। अब आप अटके कह रही है सूत्र भार क्या है? तो जैसे NaCl है तो बेटा वो सूत्र है ना, तो सूत्र भार, है ना। अब NaCl पानी में गया तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो फिर फॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी, है ना। जैसे अगर विलेय का या तो संगुणन हो जाता है, मान लो द्विलक बन गया, त्रिलक बन गया, संगुणन, एसोसिएशन, जुड़ना, अगर अणु जुड़ने लग जाते हैं, है ना, या फिर वो वियोजित हो जाता है, भाई आयंस में टूट गया, उस केस में चेंज हो जाता है, मोल्स नहीं रहता है फिर उसका, है ना। उस केस में क्या होता है? डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो अणुभार डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, और टूट गया तो फिर भार कम हो गया। वहां पे हम क्या करते हैं? फॉर्मेलिटी यूज करते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो हम कहेंगे मोस्टली हम संगुणन के केस में पढ़ेंगे, भाई द्विलक बना, त्रिलक बना, तब समझाओ। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके चलो, जैसे मान लो मैं कहूँ फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी होती है विलेय का भार, ठीक है, विलेय का भार, और वो किस में होना चाहिए बेटा? तो
तो हम कहेंगे वो तो ग्राम्स में होना चाहिए, विलेय का भार ग्राम्स में, अपॉन विलेय का सूत्र भार, विलेय का भार अपॉन विलेय का सूत्र भार, इनटू तो इनटू 1000 अपॉन तो बेटा विलियन का आयतन मिलीलीटर में हो, तो मैंने सिखा तो रखा है आपको हर बार, अगर आयतन मिलीलीटर में हो तो लीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 1000 से भाग लगाओगे, 1000 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये मेरा फॉर्मूला। कब यूज करेंगे फॉर्मेलिटी को, फॉर्मलता का प्रयोग कब करेंगे, बोलो। आपसे यही सवाल पूछ ले कि भाई छोड़ो फॉर्मेलिटी क्या होती है, तो छोड़ो, फॉर्मलता का प्रयोग तब करते हैं, कब करते हैं, तो तब करते हैं, तो कब करते हैं, जब संगुणन हो, जुड़े, एसोसिएशन या वियोजित हो जाए, तो वो आपको कहते हैं हमारा फॉर्मूला बदल गया है, अब बताओ, ठीक है। तो जब विलेय का, है ना, सॉल्यूट का, विलेय का क्या हो जाए, तो मैं कहूंगी या तो हो जाए संगुणन, विलेय का संगुणन, या फिर क्या हो जाए बेटा, तो आप बोलोगे वियोजन, है ना, संगुणन या वियोजन हो जाए, उस स्थिति में, तो उस स्थिति में ठीक है फॉर्मेलिटी यूज कर लेंगे, तकलीफ क्या है, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई फॉर्मल था तो क्लियर। अब जैसे एग्जाम्पल दो, तो देखो तुम ध्यान रखोगी कि भाई हमारे पास, है ना, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, समझते हो ना बेटा, वसा अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजीन विलायक में घुल जाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या ऐसा संयोजक यौगिक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, सहसंयोजक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बताइए हमें, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड सहसंयोजक होते हैं, तो हम कहेंगे ये बेंजीन में घुल जाते हैं, कार्बनिक यौगिकों में घुल जाते हैं। तो जब मैं बेंजीन विलायक में, बेंजीन विलायक में जब हम इनको घोलते हैं, तो बेटा बेंजीन विलायक में ये द्विलक बनाते हैं, ठीक है। द्विलक को इंग्लिश में लिखते हैं डाइमर, है ना, द्विलक को क्या बोलते हैं, डाइमर बनाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू, डाइमर बनाते हैं, द्विलक बनाते हैं, मतलब एक का दो, दो दो अणु जुड़ते जाते हैं। तो हम कहेंगे दो दो अणु जुड़ गए तो चेंज हुआ कुछ, तो हम कहेंगे बिल्कुल, देखो जैसे मान लो एसिटिक एसिड है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, एक और ले लेती हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O और OH, है ना। तो देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये एसिटिक अम्ल का द्विलक बन गया, एसिटिक एसिड का द्विलक, द्विलक मतलब दो का कॉम्बिनेशन, द्विलक, ठीक है। अब मैं कहूँगी इसका अणुभार बताओ, तो बेटा अणुभार तो एसिटिक अम्ल का बताओगे ना, अणुभार का क्या मतलब होता है, एक अणु का भार, है ना, एक अणु का भार, ग्राम्स में बता दे हो तो ग्राम अणुभार हो गया, है ना। तो मैं कहूँगी अणुभार एसिटिक अम्ल का पूछ रहे हो, तो ठीक है, एसिटिक अम्ल का अणुभार कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है, फिर कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 प्लस 1, तो भाई अणुभार तो 60 है, देख लो CH3COH अणुभार कितना है, तुम कहेंगे अणुभार तो 60 है, क्या तकलीफ है। लेकिन अब ये द्विलक हो गया, अब ये दो जुड़ गए तो सूत्र भार बताओ, तो हम कहेंगे यहाँ गड़बड़े भाई। अब अगर आप सूत्र भार पूछोगे तो मेरे को तो डबल करना पड़ेगा, मैं 60 इंटू 2 यानी 120 बोलूँगी। क्यों बोलूँगी, क्योंकि सूत्र, इस सूत्र का भार बताओ, तो इस सूत्र में एक का दिख रहा है मुझे, एक और एक दो दिख रहे हैं, इस सूत्र का भार बताओ, इस फॉर्मूले का भार बताओ, तो मैं कहूँगी यहाँ तो दो जने दिख रहे हैं, तो सूत्र भार तो दुगना करना पड़ेगा। क्यों दुगना करना पड़ेगा, क्योंकि डाइमर है बच्चे, द्विलक निर्माण होता है, डाइमर फॉर्मेशन होता है, तो सूत्र भार तो मैं तो डबल करूंगी भाई, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो ये ऐसा क्लियर है, समझ में आ रहा है, फॉर्मल तो समझ में आ रहा है ना। भार बटा अणु भार लिखते थे मोलरता में, भार बटा सूत्र भार लिखेंगे फॉर्मलता में, बाकी तो कोई टेंशन नहीं, है ना। अब देखो सवाल कैसे बनेगा, सवाल कैसे बनेगा, देखो सिंपल पूछा इसने, 6 ग्राम एसिटिक एसिड है,
ठीक है। 6 ग्राम एसिटिक एसिड को 100 ml जल में घोल दो। फॉर्मूला बताओ अगर वो द्विलक बनाता है, डाइमर बनाता है। ठीक है, तो मैं कहूँगी अच्छा 6 ग्राम बोल रहा है तो विलेय का भार तो मैं ले लेती हूँ 6 ग्राम। क्या बेटा, विलेय का भार कितना ले लूँ? मैं कह दूंगी 6 ग्राम, है ना। अणु भार ले लूँ, अणु भार तो बेटा एसिटिक अम्ल है ना, CH3COH, है ना। अणु भार किसका? विलेय का। क्या भाई, अणु भार किसका? विलेय का, विलेय का अणु भार। तो मैं कहूँगी एसिटिक एसिड अभी तो पढ़ा था 60, है ना। लेकिन इसने तो फॉर्मूला पूछी, फॉर्मूला में तो मुझे फॉर्मूला मास चाहिए, है ना। तो मैं कहूँगी अणु भार का क्या करूँ? सूत्र भार बताओ। ठीक है, तो मैं कहूँगी सूत्र भार तो मैं 60 × 2 कर देती हूँ, क्योंकि इसने बोला है द्विलक बनाओ। अगर ये कहता है त्रिलक बनाता है, ट्राइमर, 3 का कॉम्बिनेशन, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेती। फिलहाल मैं कहूँगी यहाँ में चलो 60 की जगह मैं 120 ले लेती हूँ। तो मेरे पास भार आ गया, सूत्र भार आ गया। आयतन दे रखा है तो हम कहेंगे हाँ वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। आयतन दे रखा है V ml में, कितना दे रखा है? 100 ml। ठीक है, अब फॉर्मूला तो नहीं लिखो, फॉर्मूला तो आता ही तुम्हें, है ना। मैं कहूँगी फॉर्मूला बताओ, तो तुम कहोगे विलेय का भार 6, विलेय का सूत्र भार 60 इंटू आयतन 1000 अपॉन इंटू 1000 अपॉन आयतन 100। लो, क्या ही टेंशन है, मुझे लग रहा है सभी कैंसिल हो रहा है ना। ये 3 0 और ये 3 0 उड़ गए, 6 और 6 भी हो गया। तो फॉर्मेलिटी कितनी आई? 1 F लिख दो। अब 1 F को फैराडे मत पढ़ लेना, है ना। पता चला यूट्यूब पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है तो मैडम 1 फैराडे, ऐसे नहीं करना, है ना। 1 फॉर्मेलिटी यानी 1 ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर। ठीक है, मतलब इसका जितना सूत्र भार है उतना का उतना घुला हुआ है 1 लीटर में। तो हम कहेंगे अच्छा एसिटिक अम्ल का सूत्र भार, है ना, सही है ना, 6/60 इंटू 1000 अपॉन 100। हाँ ठीक है। तो 1 ग्राम सूत्र भार जो है वो उसका घुला हुआ है कितना? 1 लीटर में। तो इसका सूत्र भार तो कितना है? 120 है। तो 120 घुला हुआ है 1 लीटर में, तो हम कहेंगे हाँ 120 1 लीटर में मान लो, सूत्र भार तो इतना ही घुला हुआ है। ठीक है, अब सूत्र भार 120 है ना। तो 1 लीटर में कितना घुला हुआ है? तो हम कहेंगे 120 घुला हुआ है 1 लीटर में। 100 ml में कितना घुला हुआ है? तो 12 घुला हुआ है। फिर तुम कहोगे तो 6 ग्राम दिया, तो 6 ग्राम तो मोल्स के हिसाब से आएगा। सूत्र भार तो 12 घोलना पड़ेगा, और अणु भार के हिसाब से या भार के हिसाब से बात करोगे तो वो 6 हो जाएगा, क्योंकि द्विलक है ना, तो आंसर तो डबल आएगा। ऐसे आगे बात समझ में। तो ये फॉर्मेलिटी है, फॉर्मलता। अगर मैं यहाँ 60, मैंने कुछ गलत किया, हाँ लग गया था मुझे, यहाँ 60 की जगह कितना लिखना था? 120 लिखना है ना। 60 की जगह कितना लिखना है? 120 लिखना है। ठीक है, अब भी गया तो मुझे लगेगा कि हाँ चलो 6/12 0.5 है ना। फॉर्मेलिटी कितनी है? 0.5। मैं उलझ गई, फैराडे पढ़ा रही हूँ पिछले 2 घंटे से। हाँ तो 0.5 फैराडे 0.5 ग्राम फॉर्मूला मास प्रति लीटर। 0.5 जो है वो घुला हुआ है, यानी कि आधा ग्राम सूत्र भार घुला हुआ है। तो हम कहेंगे देखो आधा ग्राम सूत्र भार 1 लीटर में, तो इसका सूत्र भार है कितना? तो मैं कहूँगी इसका सूत्र भार तो 120 है। आधा की बात करो तो 60 ग्राम है, तो 60 ग्राम प्रति लीटर। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब समझे ना, 0.5 मतलब क्या है? फॉर्मेलिटी कितनी है? F/2। F/2 मतलब इसके ग्राम सूत्र भार का आधा प्रति लीटर में घुला हुआ है। 0.5 ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर। तो इसका सूत्र भार कितना है? एसिटिक एसिड का सूत्र भार कितना है? 120। आधा कर दो तो 60 ग्राम प्रति लीटर। 60 ग्राम 1000 ml। अब 0 कम कर दो तो 6, और 1000 से भी 0 कम कर दो तो 100। 6 ग्राम 100 ml। तो यही तो क्वेश्चन है, 6 ग्राम 100 ml। आगे समझ में? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी फैराडे और उसमें। चलो ठीक है, कोई टेंशन नहीं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चे वो है नॉर्मेलिटी, मोलारिटी और फॉर्मेलिटी। इन सब पे टेम्परेचर का इफेक्ट बताओ। तो बेटा ये तीनों वेट बाय वॉल्यूम यूनिट है ना, वेट बाय वॉल्यूम यूनिट है। मतलब तो मैं कहूंगी देखो नॉर्मलता होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, है कि नहीं? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर क्या होता है? नॉर्मलता। 1 लीटर में कितने ग्राम तुल्यांक है? मोलरता होता है ग्राम मोल या मोल प्रति लीटर।
1 लीटर में कितने मोल्स है। और फॉर्मल था तुमने क्या पढ़ा, ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर। 1 लीटर में कितना ग्राम सूत्र भार गुला है। मतलब ले दे के तुम आयतन की बात कर रहे हो। अब बच्चे अगर ताप बढ़ाते हो, है ना, अगर मैं कहूं ताप बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा। द्रव है ना, द्रव तो फैलेगा ना। भाई ठोस है तो उसमें मान के चलते हैं कि नहीं, ठोस में इतनी जगह नहीं होती वो फैले, लेकिन द्रव में तो अणुओं के बीच में स्थान होता है ना। पानी है तो शक्कर तो बीच में घुल जाती है ना, आयतन थोड़ा ना बढ़ाती है अपना, बीच में इतनी जगह होती, तो द्रव जो है वो तो फैल सकता है। तो हम कहेंगे ताप बढ़ाते तो द्रव फैलेगा, फैलेगा मतलब जगह ज्यादा रोकेगा, यानी आयतन बढ़ेगा। ताप बढ़ाएंगे आयतन बढ़ेगा। अब अगर आयतन बढ़ गया तो ये पूरा डेटा घट जाएगा। तो मैं कहूंगी ताप बढ़ाएंगे आयतन बढ़ेगा तो वेट बाय वॉल्यूम यूनिट घटेगी, है ना। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूं ताप बढ़ाने से मोलरता, तो भाई मोलरता घटती है। ताप बढ़ाने से मोलरता तो तुमको वही घटती है। तो फिर नॉर्मलता तो भाई वो भी घटती है। ताप बढ़ाने से नॉर्मेलिटी भी घटती है, फॉर्मेलिटी भी घटती है ना। नॉर्मलता घटती है, फॉर्मलता घटती है। ठीक है, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्लियर है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट इनके समान मोल मिश्रण के 2 ग्राम को पूर्णतया उदासीन करके, है ना, समान मोल मिश्रण के 2 ग्राम को पूर्णतया उदासीन करने के लिए 0.1 नॉर्मल HCl के कितने आयतन की आवश्यकता है। अब थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। भाई एक तो तुम्हारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट, है ना, और दूसरा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब तुम कह रहे हो समान मोल मिश्रण, मतलब इनके मोल्स तो समान, यानी सोडियम कार्बोनेट के मोल इक्वल्स टू सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल। मोल्स तो इनके बराबर है, ठीक है भाई, मोल्स बराबर है। अब क्या करें, अब आप कह रहे हो मोल्स बराबर है और ये है टोटल 2 ग्राम, तो मान लो कि ये है x ग्राम, तो ये कितना हो गया 2 माइनस x ग्राम। नहीं, पूरे मिश्रण का भार कितना है 2 ग्राम, तो बेटा अगर ये x ग्राम हुआ तो ये 2 में से x ग्राम कम हो। पहली लाइन पढ़ो, सोडियम कार्बोनेट ये रहा, सोडियम बाइकार्बोनेट ये रहा, समान मोल, मतलब मोलों की संख्या समान है, तो जितने इसके मोल है उतने इसके मोल है। ठीक है, अब मिश्रण पूरा 2 ग्राम है, तो अगर ये x ग्राम है तो ये 2 में से x ग्राम कम कर देती। ठीक है, अणुभार निकालो इसका, तो हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट का अणुभार, देखो सोडियम का 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 3, तो ये 48, 50, 60 और 46 106। यहाँ पे अणुभार निकालो, यहाँ पे अणुभार निकालो, तो 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, 48, 50, 60 और 24 कितना हो गया 84। तो मैं कहूँगी हाँ भाई 84। अब आप कह रहे हो कि समान मोल है, मतलब भार बटा अणुभार इक्वल्स टू भार बटा अणुभार, इतना ही। तो मैं कहूँगी हाँ भाई x बाय 106 इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स अपॉन 84, ऐसा हो गया। ठीक है, x की वैल्यू निकालो, तो भाई 84x इक्वल्स टू 106 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो 84x इक्वल्स टू 106 का डबल कितना हुआ 212 माइनस 106x। सही है, 84x इक्वल्स टू 212 माइनस 106x। अब 106 को यहाँ लिया, तो 84 और 106 कितना हो गया 90, 190 हो गया। 190x इक्वल्स टू 212, तो x बराबर 212 अपॉन 190। ठीक है, चलो
ये हो गया हमारा, समझ में आ गया। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का सम मोलर मिश्रण था, समान मोलर, लेकिन मिश्रण पूरा 2 ग्राम था, तो अगर ये x ग्राम था तो ये 2 में से x ग्राम कम कर दिया, है ना। अणुभार इसका 106 है, इसका 84 है, सम मोलर है, सम मोलर है मतलब मोलों की संख्या समान है, तो इसके मोल कितने हैं, भार बटा अणुभार, इसके मोल भी कितने हैं, भार बटा अणुभार, बराबर कर दिया। अब मैंने सोचा x की वैल्यू निकालो, ठीक है। अब यही रख देती हूँ फिलहाल, तो मैं इतना ग्राम है 212/190 ग्राम है, बाद में देखेंगे इसको। अब इसको उदासीनीकरण करने के लिए 0.1 नॉर्मल HCl चाहिए, ठीक है, 212/190। अब सोडियम कार्बोनेट को उदासीनीकृत करना है ना, सोडियम कार्बोनेट को उदासीनीकृत करना है HCl से, अभिक्रिया बना लो। तो मैं कहूँगी ये तो दिख रहा है 2NaCl, वाटर और CO2, सही है ना। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से कराओ, 2NaCl, वाटर और CO2। अब देखो अगर ये 1 मोल है तो ये कितने हैं, तो मैं कहूँगी ये तो 2 मोल है ना। अगर ये 1 मोल है तो ये कितने, 2 मोल है। अब इसके मोल तो कितने थे, तो इसका मोल तो था 1x/106, तो भाई यहाँ जरूरत पड़ेगी 2x/106। चलो यहाँ तो मोल आ गए। सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया करा लो, तो इसकी भी अभिक्रिया तो हमें बताइए, आंसर यहाँ पे भी NaCl, वाटर और CO2। अब तो बेटा अगर ये 2 - x/84 है तो ये भी इतना का इतना है, 2 - x/84, ठीक है। तो मुझे तो HCl की बात करनी है, इसकी तो बात करनी ही नहीं है। तो HCl के आवश्यक मोल कितने हैं, तो मैं कहूँगी 2x/106 प्लस 2 - x/84, ठीक है। तो HCl के आवश्यक मोल्स, HCl के आवश्यक मोल्स, है ना। तो ये आएगा 2 - x/106 प्लस 2x/106 प्लस कितना, 2 - x/84, ठीक है। ये आ गया इसके मोलों की संख्या। अब आपसे तो नॉर्मेलिटी पूछिए, तो बेटा HCl की तो नॉर्मल था मोलर था बराबर ही हुई, है ना। HCl के लिए n फैक्टर कितना है, ठीक है, ये अम्ल है ये, तो HCl के लिए क्षारकता कितनी है, तो मैं कहूँगी इसकी क्षारकता एक ही है, तो नॉर्मल था मोलर था तो बराबर ही है ना। तो अब मैं कहूँगी मोलरता बराबर मोल बटा आयतन, है ना। और मान लो आयतन जो है वो अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे मोलर था, देखो HCl की नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर, तो भाई इसकी नॉर्मेलिटी तो 0.1 दी हुई है क्वेश्चन में, तो मोलारिटी भी 0.1 कर लो ना। देखो क्वेश्चन में 0.1 नॉर्मल HCl मतलब 0.1 मोलर HCl, और मैंने ml इसलिए लिया था, पहले ही 1000 इसलिए करा था क्योंकि सारे ऑप्शन ये है। तो मैं कहूँगी चलो ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर हो जाएगा मोल्स अपॉन मोलरता। अब मोल तो भाई मोल तो ये है, अब इसको तुम निकालो, 2x/106, ठीक है। मोल कितने हैं, तो ये है 2x/106 प्लस 2 - x/84, जो आए उसको 0.1 से डिवाइड करो और 1000 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन में तुम पे छोड़ रहे हो, फिर तुम क्या करोगे, हैं 2x/106 कर लोगे प्लस 2 - x/84 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 1000, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको, इसका आंसर आपका आना चाहिए 316, ठीक है। चेक करेंगे, है ना, बात तो समझ में आई गई, ठीक है। इसके मोल्स x/106, तो HCl भी इतना ही चाहिए था, डबल चाहिए था सॉरी, तो 2x/106, इसके मोल्स 2 - x/84, तो HCl इतना ही चाहिए था, तो जितना ये चाहिए उतना मैंने लिख लिया, है ना। 2x/106 यहाँ चाहिए, यहाँ पे HCl के मोल इतने चाहिए, यहाँ पे HCl के मोल इतने चाहिए, कुल मोल कितने चाहिए तो जोड़ दो, है ना। आवश्यक HCl के मोल या कुल मोल, तो भाई कुल मोल इतने चाहिए, तो मोल मेरे पास है, मोलरता मेरे पास है, आयतन निकालना है, खाली कैलकुलेशन बिठा के आंसर निकालो,
आंसर मैंने बता दिया आपको, 316 ml आना चाहिए। कर लो, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्सैलिक अम्ल के डाइहाइड्रेट। अब बेटा ऑक्सैलिक अम्ल का डाइहाइड्रेट, ऑक्सैलिक अम्ल होता है H2C2O4 और डाइहाइड्रेट मतलब फिर 2H2 और आ गया। ठीक है, डाइहाइड्रेट के 6.3 ग्राम के जलीय विलयन के 250 ml, जलीय विलयन को 250 ml तक बनाया गया। ठीक है, बाहर घोल दिया इसने, आयतन घोल दिया। इस विलयन के 10 ml को उदासीन करने के लिए 0.1 नॉर्मल NaOH के कितने आयतन की आवश्यकता होगी? तो भाई उदासीनीकरण में तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगी N1V1 बराबर N2V2। एक बार मेरा दिमाग तो यही चलेगा, है ना, कि HCl इसका उदासीनीकरण किससे कराना है? NaOH से, यानी इसके मिली इक्विवेलेंट N1V1, इसके मिली इक्विवेलेंट N2V2। अब NaOH का नॉर्मेलिटी तो 0.1, आयतन मुझसे पूछा है, तो ये तो 0.1 और आयतन मुझसे पूछा है, तो ये तो लाओ, ये तो लाना पड़ेगा। अब देखो ऑक्सैलिक अम्ल .2H2, पहले मैं इसका अणुभार निकालू, बोलो अणुभार निकालोगे। देखो 2 हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12 × 2 24 प्लस ऑक्सीजन का 64, 2 जल के अणुओं का 36। समझे, 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 लिखा, कार्बन का 12 तो बेटा 12 दूना 24, ऑक्सीजन का 16, 16 × 4 64 .2H2, तो एक जल के अणु का भार 18 होता है ना, तो 2 का 36, तो मैंने 36 लिख दिया। अब 60 और 90 और 100, तो ये 126 है। ठीक है, लेकिन तुम तो नॉर्मलता मांग रहे हो, तो मुझे तुल्यांकी भार चाहिए, है ना। नॉर्मलता के लिए मुझे क्या चाहिए? तुल्यांकी भार चाहिए, इक्विवेलेंट वेट। तो बच्चे अणु भार 126, ऑक्सैलिक अम्ल 2H आयन दे रहा है ना, इसका फॉर्मूला ये होता है ना, COOH COH। अब .2H2, जल के H आयन नहीं गिनते, और जल इतना फालतू भी नहीं बैठा है कि H आयन दे दे आपको, अम्ल ही H आयन देगा, 2H आयन देगा, तो मैं कहूँगी वाह ठीक है भाई, इसका तुल्यांकी भार तो 63 है। बढ़िया, नॉर्मलता निकालो, तो नॉर्मलता क्या होती है? भार, कितना भार बोला? 6.3, तुल्यांकी भार 63 × 1000 और आयतन कितना है? 250। बढ़िया, सही है। अब क्या करें? अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, है ना, ये इसकी नॉर्मल था, इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। N1V1 = N2V2 करना है ना, तो देखो नॉर्मलता हुई 6.3 अपॉन 63, भार बटा तुल्यांकी भार, ठीक है, × 1000 अपॉन 250 इंटू फिर से 250 इक्वल्स टू, तो दे ही रखा है। अब कैंसिल आउट कर लो जो कट रहा है, ये गया, पॉइंट उड़ा दो, ये भी गया, ये भी गया, तो V2 बराबर कितना हो गया? 100 इक्वल्स टू 0.1 V2, तो V2 इक्वल्स टू 100 अपॉन 0.1, है ना, तो 100 अपॉन 0.1 कितना आ रहा है? 1000। कुछ तो मिसिंग है भाई, 10 ml को, इस विलयन के 10 ml को पूर्णतः उदासीन करने के लिए 0.1 नॉर्मल, ओहो यहाँ गलती कर दी हमने, फिर से लो, चलो, है ना, ये 250 तो है ही, 250 ml में तो इसने घोला है, लेकिन इसमें से 10 ml निकाला है न्यूट्रल करने के लिए, इसको नहीं पढ़ा मैंने, है ना। तो आपने कहा चलो नॉर्मलता निकाल देता हूँ, तो नॉर्मलता निकालो, चलो पहले छोड़ो, शॉर्टकट के चक्कर में लेट हो जाएंगे, ये हो गया, है ना। अब देखो 250 और 1000 4 बार, तो ये नॉर्मलता होगी 0.4, यहाँ तक तो दिक्कत ही नहीं है ना। भार बटा तुल्यांकी भार × 1000 बटा आयतन 250 और 1000 4 बार कट गया, और ये पॉइंट उड़ाया 0, ठीक है, तो ये 0.4 नॉर्मल। अब आ जाओ, अब आपके 0.4 नॉर्मल तक का विलयन है, ये पूरा न्यूट्रल नहीं कर रहा है, इसमें से ये कह रहा है कि आपने ये जो बनाया है ना, ये आपकी बॉटल है ना, इसकी नॉर्मलिटी कितनी है? 0.4 नॉर्मल, इसमें से मैं 10 ml निकाल रहा हूँ, इसको न्यूट्रल कर रहा हूँ, तो 0.4 नॉर्मल था और निकाला इससे 10 ml है, मैंने पूरा ले लिया था, ठीक है, तो 0.4 नॉर्मल था का 10 ml निकाला है और उससे न्यूट्रल कर रहा है, ठीक है। अभी क्या दिक्कत है? अब कर लो, तो V2 बराबर कितना आएगा? 0.4 × 10 अपॉन 0.1, तो 40 ml आएगा, है ना। तो अब आपके आंसर में से कुछ तो मैच हो ही रहा होगा ना, ये रहा पहला ऑप्शन मैच हो जाए, 40 ml। क्लियर?
समझ में आ गया। अगर ये नहीं देता 10 ml तो मैं मान लेती पूरा ही न्यूट्रल कर रहा है, पहले से दिया मैं इतना घोलो और ऐसा सोल्यूशन बनाओ, बना दिया। अब ये कह रहा है इसको न्यूट्रल करो, तो मेरे को लगा कि पूरा ही न्यूट्रल करना है। फिर ये ध्यान से पढ़ो, तो ये कह रहा है नहीं आपने पूरा बना दिया, आपने 250 ml बनाया, अब 10 ml लगा के निकाल के और न्यूट्रल करो। तो न्यूट्रल के लिए हम ये लिखेंगे ना, इसमें से निकाला कितना है इनटू इसकी नॉर्मल था, उसकी नॉर्मल था और उसका इतना आप निकाल लो कितना चाहिए, उतनी आपकी रीडिंग आ जाएगी टाइट्रेशन की। क्लियर? आगे बढ़ते देखो और कौन से क्वेश्चन। 0.63 ग्राम द्विक्षारकीय अम्ल को जल में घोला। अब कौन सा है वो तो पता नहीं है, ठीक है, तो मैं कहूंगी चलो भाई भार या अम्ल का भार, विलेय का भार। तो देखो विलेय का भार है 0.63 ग्राम, ठीक है। क्षारकता भी मेरे पास है ना, द्विक्षारकीय अम्ल की क्षारकता, क्षारकता कितनी है, तो मैं कहूंगी क्षारकता द्विक्षारकीय ना, क्षारकता 2 है, ठीक है। तुल्यांकी भार, तो मैं कहूंगी तुल्यांकी भार होता है अणुभार बटा क्षारकता। तो अणुभार तो आपने बताया नहीं कौन सा अम्ल है, क्षारकता आपने बता दी 2, तो 2 अणुभार बटा 2, ठीक है। डेटा जो जो मिल रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है आगे। अब ये कह रहा है इस विलियन के तथा विलियन के 100 ml आपने बना लिया है ना, 0.63 ग्राम द्विक्षारकीय अम्ल को जल में घोल दिया तथा विलियन के आयतन को 100 ml बना दिया, ठीक है। यहाँ पे जो आयतन है आपका वॉल्यूम मिलीलीटर में वो कितना है 100 है, ठीक है भाई 100 ml आयतन है। अब इस अम्लीय विलियन के 20 ml के लिए, अब तुमने ये 100 ml बनाया है उसको कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा है इसमें से तुम 20 ml निकालो और उसको न्यूट्रल कर रहे हैं उससे 10 ml N/5 NaOH से, ठीक है। तो देखो साइड वाला काम ये है, अम्ल इक्वल्स टू NaOH, अम्ल को न्यूट्रल कर रहे हैं NaOH से, तो अगर ये N1V1 है तो ये N2V2 है, ठीक है। अब N2V2 तो दे रखा है 10 ml N/5 NaOH, तो मैं कहूंगी देखो इसकी नॉर्मेलिटी 1/5, वॉल्यूम तो 10, इसका निकाला कितना, इसने विलियन 100 ml की बोतल तैयार की, उससे मतलब नहीं है, उसमें से निकाला कितना है 20 ml निकाला है, तो 20 ml निकाला है ना, और इसकी नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी मुझे लग रहा है नहीं हमारे पास, देखो क्योंकि हमारे पास तो तुल्यांकी भार ही नहीं, क्वेश्चन में भी अम्ल का अणुभार पूछा है, कोई बात नहीं, हम नॉर्मलता तो निकालें पहले। तो हम कहेंगे नॉर्मलता का फॉर्मूला, बोलो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार 0.63 अपॉन तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार की जगह क्या लिख दो अणुभार बटा 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। भार बटा तुल्यांकी भार लिख दिया मैंने, इंटू 1000 बटा आयतन, इंटू 1000 बटे आयतन। ये बात ध्यान रखना, 100 ml अलग 20 ml अलग। 100 ml की बोतल मैंने तैयार की है और उस बोतल में से 20 ml निकाला है न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है। तो मैं कहूँगी लो 100, फिर पॉइंट और उड़ा देते, तो ये 3 0 तो गए, ठीक है। तो मेरे पास जो नॉर्मलता आ रही है वो आ रही है 12.6, 126 10 नीचे ना, 12.6 अपॉन अणुभार, मेरे पास ये नॉर्मल था। अब ऐसे ही मुझे तो अणुभार निकालना है, ठीक है भाई, और बढ़िया। अब क्या करें, तो हमारे पास नॉर्मलता है 12.6 अपॉन अणुभार, 12.6 अपॉन अणुभार, और तो कुछ नहीं है ना, इंटू 20 इक्वल्स टू ये 10/5 कितना कर दो, 2 कर दो। लो अब तुम सॉल्व कर लो भाई, थोड़ा नया कलर ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ सॉल्व करना है इतने में। देखो क्या करूँ, 2 इंटू अणुभार है ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मोलर मास इक्वल्स टू, अणुभार उधर ले जाऊँ तो ये कितना आएगा 12.6 इंटू 20, जगह कम है भाई, इसी पे सॉल्व करें ना, कहाँ सॉल्व करें, यहाँ कर लेते हैं, चलो देखो दिख जाएगा बच्चों, है ना। अणुभार इक्वल्स टू, अणुभार इक्वल्स टू, अणुभार वाले जाऊँ तो 12.6 इंटू 20, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या कर दो 2, ठीक है कर दो 2, तो 20 तो कट गया, अणुभार 126 आना चाहिए, है क्या हमारा ऑप्शन, देखो 128, हाँ ये रहा, है ना, तो अणुभार 126, ठीक है। इसी स्लाइड पे करना जरूरी है। और देखो अगर आप नीट का पेपर देते हो छोटी सी जगह होती है, उसी में गुच-पुच करके सॉल्व करना होता है, तो ऐसे मत सोचो कि अरे अब ये इतना सा है, नहीं, पेपर में आपको इतनी ही जगह मिलती है, क्वेश्चन है इतनी जगह, उसी में सॉल्व करना है, तो थोड़ा उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। समझ में आ गया, इतना ग्राम था, एक अम्ल था, द्विक्षारकीय अम्ल था, उसको मैंने 100 ml में घोल दिया, विलियन बना दिया।
अब मैंने कहा ठीक है ना, मैंने नॉर्मलता निकाल दी 100 ml के अंदर। अब ये कह रहा है इसमें से कितना 20 ml, अब ये जो आपने बॉटल बनाई है इसमें से 20 ml निकाल के हमने अपनी टाइट्रेशन कर रहा। तो टाइट्रेशन को इतनी बड़ी बॉटल होती है उसकी थोड़ा ना करते, उसमें से कुछ निकाल के तो करते। तो 100 ml आपने बनाया, इसमें से सिर्फ 20 ml निकाल के अपनी रीडिंग ले रहा है। तो ये कह रहा है चलो मैं अपनी रीडिंग ले रहा हूँ, अब तुम बता दो अम्लजान उभर क्या था। तो बता दो आपकी रीडिंग से तकलीफ क्या है, सिंपल है, ठीक है। और देखिए हमारे पास क्वेश्चन नहीं है ना, यही क्वेश्चन था, हाँ इतने क्वेश्चन है इनॉर्मेलिटी का। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण, अम्ल क्षार अभिक्रियाओं के क्वेश्चन जो है वो इस पैटर्न से बनते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना जब भी यूट्यूब पे आए। फिलहाल ये सारे वीडियोस आपको ऐप पे अवेलेबल है, आप अच्छे से नीट की तैयारी कीजिए, जेईई मेंस की तैयारी कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।